लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बिल ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग कि बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती है। हमने बेसिक एंट्रीज सीख ली थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसका पूरा एक चैप्टर आने वाला है आगे जाकर के, जिसमें आप पूरा और डिटेल में मल्टीपल सिचुएशन सीखने वाले हो कि क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक। फिलहाल के लिए इतना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमें आगे जो एंट्रीज है वो जरा देखते हैं कौन सी है। तो पहले एक है डेटर की एंट्री। मैं चाहूँगा कौन आज मेरे साथ कौन डिस्कस करना चाहेगा, हु वुड लाइक टू पार्टिसिपेट टुडे। हाँ जी, बताओ भाई कौन डिस्कस करना चाहेगा। ईशा, चलो ईशा को लेते हैं। ईशा ने सबसे पहले हैंड रेस किया, तो ईशा को लेते हैं। हाँ जी ईशा। यस बेटा अपना हैंड रेज रखना, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डेटर से रिलेटेड एंट्रीज। तो पहली बात तो डेटर एग्जिस्टेंस में कैसे आता है जरा वो समझ लेते हैं। तो जरा मुझे एंट्री बताएगी बेटा, डेटर कैसे एग्जिस्टेंस में आएगा। सर, परचेसेस अकाउंट डेबिट। अच्छा सॉरी, वैसे बताऊँ नॉर्मली नहीं नहीं, या तुम सही एंट्री बता रही, बताऊँ? बता एंट्री, बता एंट्री एंट्री। अच्छा, परचेसेस अकाउंट डेबिट। हाँ, आगे। हाँ सर, परचेसेस इज ऑलवेज डेबिटेड। हाँ ठीक है। हाँ, परचेसेस अकाउंट डेबिट। ये ले मैं लिख देता हूँ, और परचेजेस अकाउंट डेबिट। आगे। नहीं नहीं, अरे सॉरी, नहीं सॉरी, डेटर अकाउंट, डेटर नेम होगा तो उसके आगे हाँ अकाउंट नहीं आएगा, वो डेबिट होगा, और सेल्स हाँ अकाउंट क्रेडिट होगा। सॉरी सर, हाँ, परचेज में डेटर कहाँ से आ गया, परचेज में तो क्रेडिटर आता है। सॉरी कोई बात नहीं, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं वेट कर रहा था, देखते हैं कि तू अपने आप करेक्ट कर पाती है कि नहीं। बहुत ही बढ़िया, तूने अपने आप करेक्ट कर लिया यार। गलती हम सब करते हैं यार, कोई बात नहीं। तो पॉइंट इज कि आप अपने आप करेक्ट कर पाए, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो क्या एंट्री होती है बेटा डेटर। जैसे मैं अभी डेटर ही लिख देता हूँ, आपको क्वेश्चन में नाम दिया होता है तो आप उसका नाम ले लेते हो। तो एंट्री क्या होती है, डेटर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। इससे डेटर एग्जिस्टेंस में आता है। मान लेते हैं 1 लाख रुपए का डेटर था बेटा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहाँ जब पहले हम उधार पे माल बेचते हैं तो डेटर हमारा एग्जिस्टेंस में आता है। अब हम सीख रहे हैं, देखो जरा अब हम क्या सीखने वाले हैं। हाउ कैन डेटर बी रिड्यूस्ड, डेटर रिड्यूस कैसे हो सकता है, ठीक है। तो हम वो सिचुएशन समझ रहे हैं जब ये डेटर अकाउंट कम होगा। अभी तो हम डेटर को बढ़ा रहे हैं 1 लाख रुपए से। अब क्या कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे डेटर कम होगा। तो जरा मैं पहले एक बार यहाँ पे फॉर्मेट बना लेता हूँ छोटा सा, ताकि देखने में थोड़ा बेटर लगेगा। और फिर आप मुझे बताना कि इसमें रिस्पेक्टिव क्या क्या एंट्री हो सकती है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड ना। उप्स, चलो टोटल 6 पहले बना लेते। कितने टोटल ये 7 है। चलो एक नीचे अलग से करके दिखा दो। हाँ जी। तो ज़रा एक बार ये सिचुएशंस वहाँ मैं नोट कर लेता हूँ क्या है। डेटर मेक्स फुल पेमेंट, ठीक है। मैं लिखता जाता हूँ साथ साथ ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन कौन सी सिचुएशन है। तो पहली सिचुएशन है डेटर मेक्स फुल पेमेंट, ठीक है। हाँ जी गाइस, पहला ही हो गया। अगला कौन सा है जरा पढ़ो उसको। डेटर मेक्स पेमेंट ऑन अकाउंट, ठीक है। तो सेकंड में यहाँ लिख लेता हूँ, डेटर मेक्स पेमेंट कैसे, ऑन अकाउंट, ठीक है। थर्ड, यस थर्ड देखिए क्या है भाई। थर्ड है डेटर इश्यूज बी आर, डेटर इश्यूज बी आर। आगे देखें, डेटर रिटर्न गुड्स, और है डेटर बिकम बैड। तो ये फोर्थ हो गया, डेटर रिटर्न गुड्स, ठीक है। और फिफ्थ हो गया, डेटर बिकम बैड। देन सिक्स्थ कौन सा है ज़रा देखें। सिक्स्थ है डेटर बिकम इंसॉल्वेंट, और फिर उसके बाद है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट।
debtor become insolvent। और इसके बाद एक लास्ट सिचुएशन होगी, वो यहाँ लिख लेता हूँ, 7th सिचुएशन। जस्ट अ सेकेंड। क्या था लास्ट डेटर का? फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, हाँ जी। तो गाइज ये सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें डेटर का अकाउंट रिड्यूस होगा। तो हमारा जब डेटर बढ़ रहा था तो डेबिट किया था, तो यानी इन सब केसेस में क्या होगा, डेटर क्रेडिट हो रहा होगा टू डेटर। थोड़ा देखो, मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, जगह काफ़ी है। तो टू डेटर, अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, अमाउंट अभी पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तब लिखेंगे। ठीक है, टू डेटर टू डेटर टू डेटर टू डेटर एंड टू डेटर। ये बात समझ आई कि सारी सिचुएशन में डेटर क्रेडिट होगा टू डेटर। जरा देखते हैं पहली सिचुएशन। हाँ जी, ओरिजिनली डेटर को हमने कितना, यानी उधार पे कितना माल बेचा था? 1 लाख। 1 लाख का। ठीक है, तो डेटर अकाउंट डेबिट हुआ था 1 लाख से। हाँ, आप जब डेटर का अकाउंट की जगह नाम लिख रहे होते हो, राम श्याम मोहन, तो जो भी नाम लिख रहे होगे तो वही क्रेडिट होगा आप डेटर की जगह। जहाँ मैंने टू डेटर लिखा है सब जगह पे वही नाम आएगा। ठीक है, क्लियर? मैं नाम ना लिख करके एक जनरलाइज एंट्री बता रहा हूँ कि जनरली क्या एंट्री बनेगी। अब जो भी डेटर का नाम होगा आप उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, हाँ। तो अब मान लेते हैं हमने उधार पे माल बेचा 1 लाख का। अब उसके बाद पहली सिचुएशन क्या है बेटा, डेटर मेक्स फुल पेमेंट। तो डेटर ने पूरी पेमेंट कर दी, तो डेबिट क्या होगा जरा बता सकते हो? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। और अगर चेक से पेमेंट करी होगी तो बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। तो कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा, पूरी पेमेंट कर दी तो 1 लाख पूरा पूरा एंट्री। समझ आ रही है मेरी बात? कैश या बैंक डेबिट हो गया। एंड अगेन एक बात और बता देता हूँ, ये जितनी भी एंट्रीज अभी मैं करा रहा हूँ ये सारी की सारी आप ऑलरेडी अपने आप कर चुके हो, कर भी चुके हो, कर सकते नहीं, कर चुके हो आप ऑलरेडी। कितने सारे क्वेश्चंस कर चुके हो, मैं कर चुके हो सारी एंट्रीज। हाँ, अब मैं एक थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ एक तरह से कि आप एक शॉर्टकट तरीके से भी इसको याद कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। देखो अगला क्या है, डेटर मेक्स पेमेंट ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता था बेटा? पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट। तो मैं लिख देता हूँ पार्ट पेमेंट। तो जैसे इस क्वेश्चन में टोटल 1 लाख उसने पे करना था, तो उसने ऑन अकाउंट लेट्स अज्यूम 40,000 पे कर दिया बेटा, तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट 40,000। हाँ, टू कैश। डेटर। और अगर चेक से पे किया तो बैंक डेबिट 40,000 40,000। आई बात समझ में? क्लियर बेटा? चले ईशा आगे, यहाँ तक क्लियर है? तो पहले वाले केस यस में सर। कंप्लीट पेमेंट कर दी थी तो 1 लाख से एंट्री हुई। दूसरे केस में उसने पार्ट पेमेंट करी है, तो जितनी पेमेंट करी है उतने से एंट्री हुई। ठीक है, तीसरा डेटर इश्यूज भी यार लास्ट क्लास में कराई थी। क्या होगा बेटा, डेटर ने हमें एक बिल रिसीवेबल पकड़ा दिया तो डेटर खत्म और उसकी जगह क्या, कौन सा अकाउंट आ जाएगा? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल। बहुत बढ़िया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ पूरा 1 लाख रुपए का बिल दिया है, तो 1 लाख से डेटर खत्म और 1 लाख का बिल रिसीवेबल हमारा अकाउंट एग्जिस्टेंस में आ गया। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं। डेटर रिटर्न गुड्स। डेटर ने गुड्स वापस कर दिया। अच्छा, लेट्स अज्यूम कि सारे वापस नहीं करे। कितना था हमने जो 1 लाख रुपए का माल 1 बेचा था लाख था। उसमें से 10% गुड्स खराब निकले, या 20 ले लेते हैं, 10 थोड़ी अलग हो गई, 20 फिगर ले लेते हैं। 20% गुड्स खराब निकले और उसने वापस कर दिया, तो 20% कितना हो गया बेटा? 20,000। 20,000। तो 20,000 रुपए के गुड्स वापस करे, तो जितने के वापस करे उतने से ही डेटर कम होगा ना। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा डेबिट में? सेल्स रिटर्न अकाउंट। बहुत बढ़िया, मजा आता है जब चीजें समझ आ रही होती है। सेल्स रिटर्न अकाउंट। सब लोग अपने आप सोचो, हालांकि मैं डिस्कस ईशा से कर रहा हूँ लेकिन सबने खुद सोची नहीं एंट्री की क्या होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अगर आप अभी नहीं सोच रहे, सिर्फ नोट कर रहे हो, दिमाग नहीं चला रहे, तो फिर पीछे रह जाओगे। हाँ जी, अगला डेटर बिकेम बैड। बैड का मतलब क्या हो गया? मैं नहीं दे रहा। हाँ, उसने मना कर दिया, मैं नहीं दे रहा पैसे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। याद है कहानी? तो ऐसे केस में क्या होगा, मान लेते हैं 1 लाख के 1 लाख पूरे के पूरे डूब गए, वो मना कर रहा है।
हमने सारे सब कुछ कर लिया, साम दाम दंड भेद सब सारे हथियार अपना लिए, लेकिन नहीं पैसे नहीं कर रहे। तो अब क्या करें बताओ जरा ईशा, क्या होगा? तो डेटर खत्म कर देंगे 1 लाख से, और कहाँ ट्रांसफर कर देंगे इसको अब? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ 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 हाँ। अगर डेटर बैड होते हैं तो एक और अकाउंट का नाम हम पहले लेते हैं। चलो शगुन से पूछते हैं, शगुन क्या कह रही है बताओ। सर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स अकाउंट, पहले हम बेटा इसको एक अलग नाम से अकाउंट में डालेंगे कि भाई ये डेटर हमारे बैड हो गए, तो हम उसको क्या बुलाते हैं? बैड डेट्स। ठीक है, आपने करा नहीं है ईशा, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पहली बार सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? बैड डेट्स। तो हम इसको बैड डेट में डाल देंगे 1 लाख रुपए। हाँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, जो तूने सोचा था वो बाद में जाएगा। फिर हम इस बैड डेट जो बैड डेट अकाउंट है इसको बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं साल के एंड में। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जैसे ही ये बैड हो गए, जैसे ही इन्होंने मना कर दिया और हमने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमसे तो अभी ये पैसे वसूले नहीं जा रहे, तो क्या करेंगे? उसी समय इसको डेटर से हटा के बैड डेट में डाल देंगे। क्लियर? ओके, डेटर बिकेम इंसॉल्वेंट। अब डेटर बिकेम इंसॉल्वेंट में मैं एग्जांपल ले लेता हूं, लेट्स से 30 पैसा इन अ रुपी इज रिकवरेबल। यानी इसका मतलब याद है, ये हमने करा था इंसॉल्वेंट वाला। यस सर, 30%। हाँ, 30% हमें मिलेगा, बाकी 70% नुकसान हो गया। तो क्या करेंगे बेटा, एंट्री बताओ। कैश अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 से। राइट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000 से। सर ये इंसॉल्वेंट वाले का अकाउंट पता नहीं कौन सा है। हाँ, जो भी आएगा नुकसान हो गया उसमें ना। 30,000 क्रेडिट हो जाएगा। 30,000 नहीं होगा, देखो मैं समझाता हूँ इसमें क्या होगा। वो सॉरी 70,000 क्रेडिट नहीं होगा, डेबिट होगा। कोई बात नहीं, अरे डेबिट हो जाएगा। घबरा मत, आराम से एंट्री समझ। देख मैं समझाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा बेटा ये वाली। देखो डेटर तो 1 लाख के पूरे खत्म होंगे हमारे, गाइस ध्यान से देखना। डेटर 1 लाख के पूरे खत्म होंगे, इंस्टॉलमेंट हो गया, अब तो पैसे मिलने ही नहीं उससे। ठीक है ना, तो डेटर पूरे 1 लाख से खत्म होंगे। 30,000 रुपए कैश या बैंक में आ जाएंगे, और बाकी 70,000 रुपए का नुकसान। अभी अभी थोड़ी देर पहले नुकसान हुआ था, तो कहाँ डाला था? बैड डेट्स में। तो ये भी कहाँ जाएगा? बैड डेट्स में। ठीक है, आई बात समझ में? बैड डेट्स अकाउंट गाइस समझ में आ रहा है? क्लियर है? देखो ये सारे केसेस वो हैं जिसमें डेटर आपके रिड्यूस हो रहे हैं। हाँ, ये ध्यान दो कि कहाँ पूरे अमाउंट से हो रहे हैं, कहाँ कम अमाउंट से हो रहे हैं। लॉजिक समझो, जहाँ पे आपका डेटा पूरा का पूरा खत्म हो गया भैया, अब आपको पैसे नहीं मिलने वाले, तो आप अपनी बुक्स में से डेटा तो खत्म करोगे ना पूरे 1 लाख से। हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग जितने आ गए 30,000 कैश और बैंक में, और बाकी जो नुकसान हुआ उसको एक अलग अकाउंट में डाल दिया जिसका नाम दे दिया बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है, चलो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट समझते हैं। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में क्या होता था, अगर हम कुछ अर्ली पेमेंट कर रहे होते थे तो हम कहते थे भाई तेरे को जल्दी पेमेंट कर दो, कहता हाँ हाँ कर दो देखिए और पूछ तो पे तो करना था 1 लाख, कैश लेकिन डिस्काउंट मिलता था। हाँ, लेकिन हम उससे कहते थे भाई हमारा क्या फायदा, तो कहता अच्छा चल 95,000 दे दो, तो 95,000 दे रहे हैं इन प्लेस ऑफ 1 लाख। तो डेटर तो पूरे 1 लाख से खत्म होंगे, ध्यान दो बेटा, डेटर पूरे 1 लाख से खत्म होंगे। हमारे पास पैसे कितने आएंगे कैश या बैंक में? 95,000। तो 5,000 क्या है? डिस्काउंट अलाउड। वेरी गुड, समझ में आ रही है बात? डेबिट 5,000। क्लियर हुआ? समझ में आई मेरी बात? ठीक है, जरा ध्यान दो, सारे सिचुएशन दोबारा दिखा रहा हूँ एक बार। देखो पहले केस में पूरी पेमेंट आ गई तो डेटर पूरे अमाउंट से खत्म हो गए। दूसरे केस में पार्ट पेमेंट आई है तो डेटर पूरे से खत्म नहीं होंगे, बाकी पेमेंट आएगी। ठीक है, क्वेश्चन ने ऑन अकाउंट बोला, इसका मतलब पार्ट पेमेंट करिए, बाकी मना नहीं करिए उसने, बैड डेट नहीं हुए, बाकी आएगी। तो इसलिए सिर्फ 40 का आया। अभी हमारी बुक्स में 60,000 के डेटर और ऐसे ही चलते रहेंगे। जब पेमेंट आएगी तो दोबारा से एंट्री कर देंगे, कैश बैंक डेबिट 60,000 टू डेटर। क्लियर? उसके बाद हमारा अभी लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर डेटर बीआर इशू करता है तो क्या होता है, डेटर खत्म, उसकी जगह बीआर आ गया। फिर इसके अलावा गुड्स रिटर्न कर देगा तो सेल रिटर्न आ जाएगा, जितने की गुड्स रिटर्न करे उतने से आएगा, उतने से डेटर कम होंगे, बाकी डेटर से हमें पैसे मिलने हैं। क्लियर? जितने डेटर बैड हो गए, मैंने यहाँ माना सारे के सारे बैड हो गए, तो पूरा 1 लाख खत्म हो गया। इसी तरह से इंसॉल्वेंसी वाला सीखा। इंसॉल्वेंसी में क्या होता है बेटा कि कोर्ट डिक्लेयर कर देता है कि हाँ भैया इसके पास पूरे पैसे नहीं है, तो यहाँ से अब आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, आपको कुछ पैसे मिलेंगे। तो उसने बोला 30 पैसा इन रुपी, तो यानी 30,000 मिल गए, बाकी बैड डेट। क्लियर? और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में हमने उसको डिस्काउंट लगा दिया। अब गाइज एक कॉमन मिस्टेक और बता रहा हूँ आपको क्या होती है। लोग क्या करते हैं, कई जगहों पे बैड डेट की जगह डिस्काउंट और डिस्काउंट की जगह बैड डेट लिख देते हैं। जैसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में क्या गलती कर देते हैं, कैश या बैंक डेबिट, बैड डेट्स डेबिट टू डेटर।
सर दोनों ही तो नुकसान की बात है, वहां भी तो नुकसान हो रहा है, यहाँ भी नुकसान हो रहा है, यहाँ भी 5,000 रुपए नहीं मिल रहे, वहां भी बैड डेट हो रहे, तो वो भी नुकसान हो रहे थे, तो हम बैड डेट क्यों नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते। डिस्काउंट और बैड डेट में फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है, ध्यान से समझो। बैड डेट का मतलब हुआ कि आपने अपनी मर्जी से कुछ नहीं छोड़ा, सामने वाला बंदा देने को तैयार नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? और डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या है कि हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में मैंने ये पैसे छोड़ दिए, ये वॉलंटरली छोड़े। फर्क समझ में आ रहा है? क्लियर? तो आप डिस्काउंट अलाउड की जगह बैड डेट या बैड डेट की जगह डिस्काउंट अलाउड यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जो भी नुकसान हुआ क्या वो मेरी सहमति से हुआ है या मेरी असहमति से हुआ है, यानी कि क्या मेरी विलिंगनेस से हुआ है या फिर मेरी विलिंगनेस नहीं थी। अगर विलिंगनेस थी तब तो डिस्काउंट वर्ड आएगा, अगर विलिंगनेस नहीं थी तो बैड डेट आएगा। आई बात समझ में? क्लियर? तो प्लीज इनको रिप्लेस नहीं कर सकते एक दूसरे से। चलो आगे गाइस, इसकी एक बार फोटो खींच लो, फिर मैं इसी को इसकी जगह दूसरा फिर आगे लेके चलूंगा। इतना ले लो पहले फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की, इसके बाद ले लेना। हाँ जी, ये लो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की भी ले लो। चल सकते हैं आगे? Yes, किसी का कोई डाउट? शगुन आपका डाउट है? आपका पहले हैंड रेज किया था आपने पहले वाली चीज़ के लिए। अच्छा डाउट नहीं है, आगे चलूँ तो ठीक है। हाँ जी, तो हमने डेटर वाला कर लिया। देखो डेटर के यही सारे केसेस थे, ज़रा ध्यान से देखो। हाउ कैन डेटर बी रिड्यूस्ड, मैंने ये सारे केसेस आपको करा दिए हैं और आपको वैसे तो पहले से ही आते थे। अब ज़रा अगला देखते हैं, बैड डेट रिकवर्ड। ज़रा देखें भाई, जब बैड डेट हुआ था तो क्या एंट्री करी थी? ये रही आपके सामने, क्या एंट्री करी थी बताओ भाई? bad debts account debit to debtor. वेरी गुड। अब हुआ क्या, याद है कहानी मेरी? सब वो भाई वापस आ गया, उसके सपने में भगवान है। हाँ, उसके सपने में भगवान आए। अच्छा लगता है ऐसे बोलने में। हाँ भाई, जो भी गलत आदमी था जिसने मेरे पैसे नहीं दिए थे, जिसने मेरे पैसे मार लिए थे, ठीक है, अब हुआ क्या, उसके सपने में भगवान आए, भाई तूने पैसे मार लिए, वापस जा अभी दे के आ। ठीक है, तो अब वो आया, उसने पैसे दे दिए। अब उसमें दोनों सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है उसने सारे दे दिए, हो सकता है उसने कम दिए। तो पहले अज्यूम कर लेते हैं कि सारे पैसे वापस कर दिए, यानी पूरे के पूरे 1 लाख रुपए दे दिए। तो क्या एंट्री होगी ईशा, सोच के बताओ? कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट 1 डेबिट। लाख। अगेन मैं कैश और बैंक दोनों लिख रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन, अगर चेक से पेमेंट आ रही है तो बैंक हो जाता है। ठीक है, और नीचे कौन सा अकाउंट आएगा बेटा? रिसीवेबल, हाँ सॉरी बैड डेट अकाउंट, सॉरी वो बीबी है ना इसलिए। ये क्या लॉजिक हुआ? मैं कल से तेरे को ईशा की जगह क्या कुछ और नाम बोलो यार, आई से कोई आई से नाम भी याद नहीं आ रहे हैं ईशा। कोई है नहीं हमारी क्लास में आई से, नहीं है कोई भी नहीं है यार। चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ और नाम नहीं बुला रहा, मैं ईशा ही बुलाऊंगा। हाँ बट ईशिता, ईशिता याद आ गया मुझे, ईशिता बुलाऊंगा तेरे को, नहीं बुलाऊंगा ना, फर्क है दोनों में। तो ये तो ना आई से है तो ऐसे हो जाएगा, ध्यान दे। तो यहाँ क्या होगा बेटा, अब गलती क्या करते हैं, फिर बिल रिसीवेबल। हे भगवान, सॉरी तेरे को बिल रिसीवेबल अच्छा लग रहा है आएगा उसका नंबर। क्या लिखूं यहाँ पे? बैड डेट अकाउंट, टू बैड डेट अकाउंट, लेकिन ये गलत है बेटा। टू बैड डेट लिखूंगा तो गलत है। क्यों गलत है बेटा? क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे सेल को अलग और सेल रिटर्न को अलग रिकॉर्ड करते हैं, परचेज को अलग, परचेज रिटर्न को अलग, इनको अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं ताकि प्रॉपर हमारे पास पूरा हिसाब रहे। इसी तरह से हम बैड डेट को अलग रिकॉर्ड करते हैं और जो बैड डेट रिकवर हो रहे हैं उसको अलग रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका नाम दे देते हैं बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर हो गया? आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है, फिर से बता रहा हूँ, ये गलती होती है, बच्चे करके आ जाएंगे कैश बैंक डेबिट टू बैड डेट। अरे भैया बैड डेट अलग है, बैड डेट नुकसान का अकाउंट है, बैड डेट रिकवर्ड हमारे फायदे का अकाउंट है। तो यहाँ क्या आएगा, बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, अच्छा एक और बात, अब अगर इसी केस में मान लो 1 लाख की जगह वो आया, उसने कहा मेरे सपने में भगवान आए लेकिन मेरे पास पैसे नहीं आए, पैसे मेरे पास सिर्फ 40,000 रुपये हैं। तो अब बताओ क्या होगा, मैं 40,000 रुपये वो दे रहा है तुम्हें, कह रहा है मैं इतने ही दे सकता हूँ भाई और नहीं दे सकता। और हमने कहा अच्छा चल ठीक है, तो 40,000 रुपये दे दे। अब क्या एंट्री होगी ईशा? तो 1 लाख की जगह वो 40,000 दे के चला गया। सर सेम ही होगी, बस 40,000 आ जाएगा। सेम ही होगी, 1 लाख रुपए तो आ नहीं रहे, तो एंट्री सेम होगी लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगा, तो यहाँ 40,000 आ जाएगा। क्लियर है गाइज? समझ आ रही है बात? अब देखो यहाँ तो लॉजिक से समझ में आ रहा है आपको, लेकिन होता क्या जब सिर्फ ये एंट्री आती है ना, बैड डेट रिकवर, क्वेश्चन में लिखा आएगा, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में लिखा आएगा एक्स हु ओज अस रुपीज 1 लाख,
X who owes us rupees 1 lakh was written off as bad debt in the last year. ठीक है, was written off as bad debt in the last year. He paid rupees 40,000. He paid rupees 40,000. तो ऐसे केस में अब दिमाग में क्या हो रहा है, 60,000 रुपए का नुकसान हो गया. समझ आ रही है मेरी बात? मैंने क्या बोला, मैं आपको एक बार ट्रांजेक्शन लिख के दिखा देता हूँ. X who owes us rupees 1 lakh was written off as bad last year. ठीक है, was written off as bad last year. He pays rupees 40,000 in the current year. आ रही है बात समझ में? अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझो तो क्या है, एक्स है जिसने हमें 1 लाख रुपए देने थे लास्ट ईयर, हम उसको बैड डेट ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं. इसका मतलब है ये वाली एंट्री लास्ट ईयर ऑलरेडी हो चुकी है, बैड डेट टू डेटर. आ रहा है समझ में? क्लियर? ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझो. लास्ट ईयर ऑलरेडी हम उसको बैड डेट डिक्लेयर कर चुके हैं. अब उससे हमें 40,000 रुपए मिल गए, तो अब इसको क्या बोलेंगे, बैड डेट रिकवर्ड. लेकिन बच्चे क्या करते हैं गलती से, मैं गलती बता रहा हूँ, गलती क्या होती है, गलती क्या करेंगे, कहेंगे 1 लाख रुपए आने थे एक्स से, हमें 40,000 रुपए आए हैं, तो एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट 40,000 और उसके बाद बैड डेट डेबिट 60,000 टू एक्स 1 लाख. जरा ध्यान से समझो, 2 गलतियां करी यहाँ पे, 2 गलतियां. क्या 2 गलतियां करी? पहली चीज तो कि भाई साहब ये आप ऑलरेडी बैड डेट पहले कर चुके हो, लास्ट ईयर उसकी एंट्री हो गई है, पूरे 1 लाख से हो गई है, 60 क्या 1 से हो गई, हम तो 1 लाख का बैड डेट मान चुके थे. आ रही है बात समझ में? तो दोबारा बैड डेट थोड़ी ना हम रिकॉर्ड करेंगे, पहली गलती. दूसरी गलती, आप यहाँ एक्स लिख रहे हो, अरे भैया एक्स से पैसे नहीं आ रहे, अब एक्स को तो खत्म कर चुके थे हम, जो डेटर था उसे तो खत्म कर चुके थे, अब जो भी रिकवर हो रहा है वो तो हम इनकम मान के चल रहे हैं, बैड डेट रिकवर. समझ आया मेरी बात? क्लियर? तो जब हमने बैड डेट की एंट्री करी थी तो हम ऑलरेडी कर चुके थे बैड डेट टू एक्स 1 लाख 1 लाख, तो एक्स तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, दोबारा से यहाँ पे एक्स मत कर देना. क्लियर? ये 2 गलतियां हैं इस एंट्री में, तो ध्यान से समझ लो इस बात को. ये नॉर्मली गलतियां होती हैं, मैं वो बता रहा हूँ. हाँ रजत बेटा, क्या क्या डाउट है, बताओ बेटा. रजत तेरी आवाज नहीं आ रही बेटा, और तेरा कैमरा भी ऑफ है, तो ऑन Yes, करेगा तो बेटर रहेगा. सही है सर, एक मिनट बस. सर जैसे कि हमारा कैश 40,000 था, बैड डेब्ट्स को 40,000 से क्रेडिट करके जब ईयर के एंड में वो बैलेंस करेंगे तो बैलेंस सेम नहीं आ जाएगा सर, अगर बैड डेट रिकवर का अकाउंट ना बने? नहीं, मैं यही तो समझा रहा हूँ, हम रिकवर का अकाउंट बनाते हैं, क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हम चाहते हैं मल्टीपल पेमेंट्स. अरे सुन तो देखो, उसका रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि हमें ये पता चले कि हमने पहले टोटल कितने बैड डेट करे थे वो अलग पता चले, और उसमें से कितने रिकवर हो गए ये अलग अकाउंट में पता चले. अगर मैं एक ही अकाउंट में डाल देता, बैड डेट को ही कम कर देता, अगर मैं कर देता कैश टू बैड डेट, तो उसमें नुकसान क्या होता? उसमें नुकसान ये होता कि हमारे को नेट फिगर रह जाती बैड डेट अकाउंट में, हमें ये पता ही नहीं चलता कि कितने रिकवर हुए. मैं सारी जर्नल एंट्री थोड़ी ना एक एक करके ढूंढूंगा. समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इसीलिए हम एक अलग ही अकाउंट बना देते हैं. सेम चीज करने को तो मैं सेल और परचेज रिटर्न में भी तो कर सकता था. सेल रिटर्न परचेज रिटर्न का अलग अकाउंट बनाने की जरूरत क्या थी? मैं सेल में से ही माइनस कर देता, सॉरी सेल को ही डेबिट कर देता और परचेज को क्रेडिट कर देता. आंसर तो मेरा तब भी मैच करेगा, है ना? लेकिन वो टेक्निकली गलत हो जाता है. क्यों गलत हो जाता है मैं उसका लॉजिक समझा रहा हूँ, क्योंकि हम इनके अकाउंट अलग बनाते हैं. प्रैक्टिकली समझो, मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले मैंने कितने का माल बेचा था और उसमें से कितने का वापस आ गया, ये दोनों चीजें अलग पता चले. सेम चीज सेम वे में मैं यहाँ चाहता हूँ कि कितने बैड डेट पहले मैंने सोचे थे और उसमें से कितने रिकवर हो गए, कितने लोगों के सपने में भगवान जी है. क्लियर हुआ? मैं चाहता हूँ Yes, मुझे sir. अलग से पता चले, ताकि भगवान से कहूँ मुझे जाते क्यों नहीं भैया, दूसरों के सपने में भी जाओ. ठीक है? यस सर. चलो, और कोई डाउट बेटा? नो सर. चलो आगे चले भाई. किसी और का कोई डाउट नहीं आई अज्यूम, क्योंकि किसी और ने हैंड रेज नहीं किया. अगर है तो प्लीज हैंड रेज कर लेना, वरना आगे चलते हैं. तो बैड डेट रिकवर की एंट्री बेटा ये हो जाएगी. साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि मैं उसी में फिर रब करके आगे करता चलूँगा. हाँ जी, क्लियर है ये? चले आगे. ओके, सो ये याद रखना है बेटा, जब भी बैड डेट रिकवर की बात हो रही है तो एक नया अकाउंट खुलेगा, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट. अब मजेदार चीज आ रही है, और ये मेरे को बहुत मजेदार लगती है, इंटरेस्टिंग चीज है. क्या है? चेक रिसीव बट
डिपॉजिटेड लेटर। ठीक है, तो ज़रा ये समझते हैं क्या होता है। और इसके लिए फिर से मैं थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बनाऊंगा। इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा, वहाँ पे मुझे क्रेडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ जी, पहली ट्रांजैक्शन लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। रिसीव्ड रुपीज़, सॉरी रिसीव्ड अ चेक लिखते हैं, रिसीव्ड अ चेक ऑफ रुपीज़ 10,000 फ्रॉम राम ऑन 1st April 2021। बेटा ईशा इसकी क्या एंट्री करते हैं आप, अगर ये ट्रांजैक्शन लिखी आती, क्योंकि ये बहुत बार आ चुकी है ऐसी ट्रांजैक्शन, तो हम क्या एंट्री करते हैं इसकी? हाँ सर, इसकी करते हैं सर, ये जब हमने उसको सेल करा तब की, या फिर डेटर ने वापस दिया? सेल करा तब की मान ली। नहीं, मान क्यों ले बेटा, एक सेकेंड रुक ईशा, हम मान क्यों ले, अज्यूम क्यों कर रही है? क्वेश्चन में जितना लिखा उसको पढ़ना। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्या यहाँ सेल वर्ड यूज किया कहीं भी कि हमने कोई माल बेचा है? नहीं, तो वो तो बेचा होगा कभी पास्ट में, उससे हमें क्या लेना देना, इस समय थोड़ी ना माल बेच रहे हैं इस समय। और ये चीज ध्यान रखो, सारे लोग, सबके लिए बोल रहा हूँ। हाँ, मैं जरूर आपको सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पे समझा रहा होता हूँ, लेकिन क्वेश्चन जो पूछ रहा है तो उसका आंसर देना है ना। शशांक बेटा अपने आप को म्यूट करो प्लीज, आपका अनम्यूट हो गया, काफी शोर आ रहा है। हाँ थैंक यू। तो ये चीज ध्यान रखनी है सब लोगों ने, प्लीज दोबारा से बता रहा हूँ। क्वेश्चन ने जो पूछा है उस इवेंट पे, उस ट्रांजैक्शन पे फोकस करो। उससे पहले और भी ट्रांजैक्शन हुई होंगी, उसके बारे में थोड़ी ना एंट्री करनी है, वो तो हो चुकी होगी। जैसे अभी मैंने ये वाली बताई थी ना, यहाँ देख ध्यान से, बैड डेट रिकवर में। अब इस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन इतना कह रहा है, एक्स हु ओज अस 1 लाख वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट लास्ट ईयर, ही पेज ₹40,000 इन द करंट ईयर, तो ऐसे में दिमाग में यहाँ भी आना चाहिए, सर यहाँ भी पहले सेल की एंट्री करेंगे फिर उसके बाद बैड डेट की एंट्री करेंगे। नहीं, ये एंट्री तो सारी हो चुकी है ना ईशा। हमें तो यहाँ क्वेश्चन ने क्या बोला है, ही पेज ₹40,000 इन करंट ईयर, तो करंट ईयर में जो ट्रांजैक्शन हो रही है हमें तो उसके बारे में एंट्री करनी है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब इस वाली क्वेश्चन में जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपको, कहाँ गया भाई, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹10,000 फ्रॉम राम ऑन 1st April, सिर्फ इतने पे फोकस करो। तो इसकी क्या एंट्री करते बेटा ईशा? बैंक अकाउंट डेबिट बैंक 10,000 अकाउंट डेबिट 10,000 टू राम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी तक हम यही एंट्री करते आ रहे थे कि नहीं करते आ रहे थे भाई? अगर हमें कोई चेक मिला तो हम बैंक बढ़ा देते थे, और साथ में उसके बाद क्या होता था, जो जिस पार्टी से मिला उसका नाम नीचे क्रेडिट में आ जाता था। यही एंट्री करते आ रहे थे, बिल्कुल ठीक है बेटा, कुछ गलत नहीं है। लेकिन अब जरा ध्यान से देखना, अब अगर इसी ट्रांजैक्शन के बाद, ठीक है, अगर ये ट्रांजैक्शन अलग से थी तब तो चलेगा, अगर इस तरफ यही ट्रांजैक्शन थी, लेकिन अगर हमें ये दो ट्रांजैक्शंस दे रखी है, ध्यान देना जरा क्वेश्चन को, मैं पहले इसी को कॉपी कर रहा हूं। हाँ जी, तो अब सिचुएशन क्या है बेटा, सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है। क्या चेंज है सिचुएशन में? ये चेंज है बेटा। पहली ट्रांजैक्शन आपको ये ऊपर वही सेम बोली हुई है, रिसीव द चेक ऑफ ₹10,000 फ्रॉम राम ऑन 1st April 2021। और सेकंड एक और ट्रांजैक्शन बता रखी है, ध्यान से देखना, द चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम was deposited in bank on 4/4/21। समझ आया ईशा कुछ? क्या मतलब हुआ इसका? कि आपने जो 1/4 को यानी 1 अप्रैल को जो चेक मिला था वो आपने जमा कब कराया है? 4 तारीख को। अब सोचो अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा ये एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, कितना है, 10,000, तो मैं तो यहीं पे मान रहा हूं कि मेरा बैंक बढ़ गया है कि नहीं? जबकि चेक तो हमने 3 दिन बाद जमा कराया है। बात समझ आ रही है सबको? दोनों सिचुएशन में फर्क समझ आ रहा है? पहले जब हम यहाँ ऊपर बात कर रहे थे, हमें यह भी बता देता हूँ हम यहाँ अज्यूम क्या कर रहे थे, जब सिर्फ इतनी ट्रांजैक्शन थी उसके बाद नीचे कुछ और नहीं दिया था, तो हम ये मान के चल रहे होते थे, ध्यान से सुनना, तो हम ये मान के चल रहे होते थे कि जो हमें चेक मिला है हम हाथ क्या डिपॉजिट कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? ये एक अंडरलाइंग अजम्पशन होती थी, ठीक है? यानी अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला अलग से, ध्यान से सुनना ये बात जो मैं बोल रहा हूँ,
अगर क्वेश्चन ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि ये चेक हम बाद में जमा करा रहे हैं, तो हम ये मान के चलते थे कि जिस दिन हमें चेक मिला हमने हाथ क्या जमा करा दिया होगा। क्लियर है? इसीलिए हम सीधा सीधा क्या करते थे, Yes. बैंक बढ़ा देते थे। इसीलिए हम सीधा सीधा बैंक बढ़ा देते। क्लियर हुई बात? आई बात समझ में? यहाँ तक समझ में आया सबको? किसी को डाउट ये वाले पॉइंट पे कि हम बैंक क्यों बढ़ा रहे थे पहले? लेकिन अब सिनेरियो में क्या फर्क है? अब सिनेरियो में ये फर्क है बेटा कि अब क्वेश्चन आगे जाके ट्रांजैक्शन बोल रहा है कि नहीं भाई ये चेक जो जमा हुआ है 4 तारीख को हुआ है, तो हम यहाँ कैसे अज्यूम कर लें कि भैया यहाँ पे जमा हो गया? ये तो क्वेश्चन सीधा सीधा बोल रहा है ना, तो ये असम्पशन नहीं ले सकते हम। आई बात समझ में? ये क्लियर हुआ? लेकिन हमें एंट्री तो करनी पड़ेगी। एक चीज दिमाग में ये आती है कि सर एंट्री नहीं करते, फिर तो एंट्री हम सेकंड पार्ट में कर लेंगे सीधा बैंक टू राम, है ना? जब चेक जमा कराया तब कर लेंगे एंट्री। आंसर इज नो। अगर आप 3 दिन तक एंट्री नहीं करोगे तो 3 दिन तक तुम्हारा राम का बैलेंस तो 10,000 रुपए बढ़ा हुआ दिखता रहेगा कि हमें राम से 10,000 मिलने हैं। भाई राम तो दे चुका चेक, तो हमें राम को तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि नहीं? तो इसका मतलब राम तो क्रेडिट होगा लेकिन बैंक डेबिट नहीं कर सकते। तो क्या करें? अभी चेक है कहाँ पे ईशा? राम ने तो चेक दे दिया, चेक है कहाँ पे? हमारे पास। कहाँ पर है? हमारे हाथ में। तो चेक हमने उससे चेक लिया, हमने अपने हाथ में रख लिया, ठीक है? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? चेक इन हैंड। क्या बोलते हैं इसको? चेक इन हैंड। चेक हमारे पास है, हमारे हाथ में। आ रही है बात समझ में? चेक अभी तक हमने जमा नहीं किया है, तो हम क्या करते हैं बेटा, एक टेम्परेरीली ये अकाउंट खोलते हैं जिसको हमने नाम दिया क्या? चेक इन हैंड। ठीक है? तो ये सिचुएशन कब आती है बेटा? ये अकाउंट कब खुलता है? ये अकाउंट तब खुलता है जब आप चेक सेम डे पे जमा नहीं कर रहे होते, जब आप चेक आगे जाकर के बाद में कभी जमा करते हो, तो हम एक अकाउंट खोल देते हैं चेक इन हैंड अकाउंट। क्लियर हुआ? Yes. ठीक है? हाँ, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, ये एंट्री हो जाएगी। और जब आप जमा करोगे तो क्या एंट्री होगी बेटा? तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा। अब तो बैंक में पैसे आ जाएंगे ना भाई, तो बैंक बढ़ जाएगा। लेकिन अब दोबारा से राम नहीं होगा, क्या होगा? चेक इन हैंड। चेक इन हैंड होगा। ठीक है? ये जो चेक इन हैंड हमने पहले अकाउंट बढ़ा दिया था, अब ये कम हो जाएगा। क्लियर? और बैंक बढ़ जाएगा। ध्यान से समझो, फिर से बताता हूं इस बात को, ध्यान से देखो। और आगे बताने से पहले एक चीज और देख लो, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो एंट्री क्या बनेगी, जरा वो भी देखो। चेक इन हैंड कैंसिल हो जाएगा, एक जगह डेबिट हो रहा है एक जगह क्रेडिट हो रहा है, देखो, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, यानी वही तो एंट्री बच गई जो पहले थी। पहले भी तो यही करी थी, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम करी थी कि नहीं? तो एक तरह से इन दोनों एंट्री का इफेक्ट वही आएगा, बट लेकिन क्योंकि हम ये 2 स्टेप्स में कर रहे हैं, हमने हाथ क्या चेक जमा नहीं कराया। अगर सेम डे करा दिया होता तो यही करते बैंक टू राम, लेकिन क्योंकि सेम डे जमा नहीं कराया है, चेक पहले दिन हमने चेक लिया, तो जब आपने लिया अपने पास रखा हुआ है तो हमने एंट्री करी चेक इन हैंड टू राम 10,000। फिर जब हमने जमा कराया तो एंट्री कर दी बैंक टू चेक इन हैंड। चेक इन हैंड कम हो गया, अब हमारे पास से चेक जा रहा है, देखो मेरे हाथ में चेक था तो चेक इन हैंड डेबिट था, जब चेक जा रहा है मेरे पास से तो चेक इन हैंड क्रेडिट हो गया। आई बात समझ में? फिर से बता रहा हूँ, गलती करते हैं लोग, बैंक टू राम कर देते हैं, दोबारा से राम को क्रेडिट कर। अरे कितनी बार क्रेडिट करोगे भाई? ऊपर कर तो चुके हम, जब चेक मिला था उससे तब हमने उसको क्रेडिट कर तो दिया था, उसको एक्नॉलेज कर तो दिया, फिर दोबारा क्यों करें? आ रही है बात समझ में? Yes. हाँ जी, जिसको समझ में आया प्लीज थम्स अप करो, और जिसको नहीं आया हैंड रेज करो। और परीक्षा अपना बेटा कैमरा ऑन करो, जब सवाल पूछते हो तो कैमरा ऑन कर दिया करो साथ में प्लीज। हाँ परीक्षा पूछो बेटा। सर, तो अब जब क्वेश्चन में लिखकर आएगा कि रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ₹10,000 फ्रॉम राम, और ये नीचे वाले स्टेटमेंट नहीं है, तो हम कौन सी वाली एंट्री करेंगे? तो बिल्कुल यही वाली करोगे जो ऊपर थी, मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना दोबारा। परीक्षा ने बहुत एंट्री होती है, मैं बता रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। तो परीक्षा ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सेम डे जमा कराया या नहीं? सवाल ये है अल्टीमेटली, है ना? यही सवाल है परीक्षा, कि हमें कैसे पता चलेगा? अगर क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन नहीं किया है, मान लो क्वेश्चन इतना लिखा है, देखो 2-3 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है रिसीव द चेक फ्रॉम ऑफ ₹10,000 फ्रॉम राम ऑन 1 अप्रैल 2021, और इसी के आगे लिख दिया होता एंड डिपॉजिटेड इन दी बैंक, फिर तो डाउट खत्म, फिर तो पहला केस हो गया, बैंक टू राम हो जाएगा, खत्म। अगर क्वेश्चन ने लिख दिया एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। लेकिन अगर इतना ही लिखा है रिसीव द चेक ऑफ ₹10,000 फ्रॉम राम ऑन 1 अप्रैल, तो हम क्या माने कि सेम डे पे डिपॉजिट करा दिया या नहीं? तो ऐसे में परीक्षा क्या करेंगे, हम उसी क्वेश्चन में आगे की एंट्रीज को देखेंगे पहले, ठीक है? हम आगे एंट्रीज चेक करेंगे
कि क्या कोई आगे एंट्रीज में तो ये तो नहीं लिखा कि चेक रिसीव फ्रॉम राम नाउ डिपॉजिटेड। आ रही है बात समझ में? अगर क्वेश्चन ने ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ है तब तो फिर हमें पहले चेक इन हैंड वाले लेके चलना पड़ेगा सिनेरियो कि हमने चेक इन हैंड में डेबिट कर दिया और राम को क्रेडिट और उसके बाद में बैंक टू चेक इन। लेकिन अगर आगे कोई ऐसा मेंशन नहीं है, अगर आगे कोई और ट्रांजैक्शन ऐसी मेंशन नहीं है कि हमने जो चेक रिसीव किया था अब जमा किया है, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि चेक उसी समय जमा कर दिया हो। क्लियर? तो गाइस समरी बता रहा हूं, अब समरी बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। समरी क्या है? पहली सिचुएशन, क्वेश्चन में साथ में ही लिखा हो सकता है चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड। तो अगर ये लिखा हुआ है तब तो क्वेश्चन का आपका सवाल खत्म। फिर तो यहाँ पे क्या करना है, सीधा बैंक अकाउंट को डेबिट करना। क्लियर हुआ? अगर साफ इतना लिखा है चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, फिर तो लिख दिया ना, डिपॉजिट कर दिया साथ में, फिर तो बैंक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा सिनेरियो हो सकता है चेक रिसीव्ड लिखा है सिर्फ इतना, डिपॉजिट साथ में वर्ड नहीं लिखा। तो ऐसे में अब यहाँ दो सिनेरियो बन जाएंगे। आपको चेक करना पड़ेगा कि आगे जो ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, उनमें क्या अलग से लिखा है कि चेक रिसीव्ड नाउ डिपॉजिटेड। ठीक है, तो ये आपको आगे पहले पूरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। आप जब आगे की ट्रांजैक्शन अगर बिना देखे कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आगे की ट्रांजैक्शन में चेक करना है कि क्या कुछ ऐसा लिखा तो नहीं है चेक रिसीव्ड नाउ डिपॉजिटेड। क्लियर?